हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशंस इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड और हम पढ़ रहे थे ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस विद नेचर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसे कॉमन वर्ड्स में बायोमैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। बट सबसे पहले एक पिक्चर आप देखिए और गेस कीजिए ये कौन सा बर्ड है। क्या ये बर्ड आपको आपके एनवायरनमेंट में अब कॉमनली देखने को मिलता है या कुछ साल पहले ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता था? आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये है इंडियन वल्चर। पिछले कुछ सालों में इंडियन वल्चर की पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करी है। इनका जो नंबर एक टाइम पे इतना ज्यादा हुआ करता था, आज सिर्फ हैंडफुल रह गया है। क्यों? द रीजन इज डाइक्लोफिनिक पॉइजनिंग। डाइक्लोफिनिक एक केमिकल होता है और इस केमिकल का अमाउंट इनकी बॉडी में देखने को मिला है। डाइक्लोफिनिक पॉइजनिंग इज अ मेजर कॉज इन द डिक्लाइन ऑफ इंडियन वल्चर पॉपुलेशन। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि ये बर्ड कहीं जाके डाइक्लोफिनिक तो कंज्यूम नहीं कर रहा, तो डाइक्लोफिनिक जैसा केमिकल इनकी बॉडी में कहां से आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज के सेशन में मिलेगा। तो शुरू करते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है ये बायोमैग्निफिकेशन? Biomagnification refers to the process by which toxic substances like pesticides, heavy metals, they accumulate and increase in concentration as they move up the food chain. अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि ये हार्मफुल केमिकल वल्चर की बॉडी में कहां से आ रहा है। फूड चेन के थ्रू। एक फूड चेन जो होती है, फूड चेन में ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स, ये एंटर कर जाते हैं और फिर इनका कंसंट्रेशन हर लेवल पे इंक्रीज होता रहता है। इट बिगिंस व्हेन द पॉल्यूटेंट्स एंटर द एनवायरनमेंट, ऑफन थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स। यानी कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये किसी ना किसी तरीके से हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएंगे और एक बार ये फूड चेन के अंदर एंटर कर गए तो उसके बाद ये पूरी फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से ये एंटर करते हैं और क्यों इन केमिकल्स का अमाउंट ह्यूमन बीइंग्स और बाकी के एपिक्स प्रेडेटर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम समझते हैं कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस फूड चेन में कहां से एंटर कर रहे हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल दीज प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। इवन इंसेक्ट्स एंड पेस्ट भी इन प्लांट्स को अटैक करते हैं और फार्मर्स प्लांट्स को बचाने के लिए उन पे स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। ये केमिकल्स दे गो इनटू द सॉइल और द प्लांट्स नॉर्मली एब्जॉर्ब देम थ्रू द लीव्स। सॉइल के थ्रू भी जब प्लांट इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है तो ये सारे केमिकल्स आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर। नाउ दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय स्मॉल एनिमल्स, दीज स्मॉल एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। तो ये जो केमिकल है, इनका मैक्सिमम अमाउंट ह्यूमन बीइंग्स में मिलता है बिकॉज दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये खत्म नहीं होते। अब अगर ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लें तब भी ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। एंड थ्रू आउट आवर लाइव्स वी ईट सो मेनी एनिमल्स, वी ईट सो मेनी क्रॉप्स, वी ईट सो मेनी प्लांट्स, सो ऑल दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड in our bodies and this is the reason for human beings developing so many diseases over the years. This is biological magnification. अब इसी में सिर्फ फार्मर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज की भी है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हमारे ड्रेनेज पाइप्स में चले जाते हैं और ड्रेनेज के थ्रू दे एंड अप इनटू द सॉइल from where they are either taken up by the plants or they go into the water bodies. In the water bodies जो water plants होते हैं और जो small animals and fishes होती हैं वो इन्हें consume कर लेते हैं. Again those fishes are being consumed by humans because human occupy the topmost position in almost all food chains. इसीलिए इन harmful chemicals का सबसे maximum amount human body में ही देखने को मिलता है. So it is at the end of the day we who are suffering because of all these chemicals that we are using.
सबसे पहला रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट वाज DDT इन बर्ड्स. नाउ DDT causes eggshell thinning in birds like eagles, leading to population decline, and diclofenac leads to thinning of eggshells in vultures. इसीलिए vultures की population भी constantly decline कर रही है, because diclofenac एक बहुत important chemical या medicine में कहूँ यूज होता है हमारे लाइफ स्टॉक को ट्रीट करने के लिए. ये लाइफ स्टॉक मरने के बाद कंज्यूम किया जाता है वल्चर्स के थ्रू, एंड वल्चर्स जब इसे कंज्यूम करते हैं तो ये उनकी बॉडी में रहता है, एंड इट कॉजेज द थिनिंग ऑफ एग शेल्स. तो उनके जो एग्स होते हैं वो टाइम से पहले ही हैच हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द यंग वंस डाई. एक और एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, दैट इज मर्करी इन फिशेस. Mercury contamination in fishes poses serious health risk to humans, and of late mercury contamination बहुत ज़्यादा increase हो गई है. That all is because of biological magnification. अब क्या-क्या effects biological magnification के देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम पर और humans पर. अगर इकोसिस्टम की बात करें तो biological magnification की वजह से food chains they get disrupted. It reduces biodiversity and threatens the population of many species. And अगर human beings की बात करें तो it causes neurological damage, reproductive issues and many other health risk. अब एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में आएगा कि अगर ये इतना प्रॉब्लमेटिक है तो इसको हम ठीक क्यों नहीं करते, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, आइए समझते हैं. The first is reduce the use of harmful chemicals. जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनको कम से कम यूज किया जाए. अगर यूज करना ही है तो यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. प्रॉपरली ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल. ये एक ऐसी चीज है जिसकी बात हमेशा की जाती है कि इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट छोड़ती हैं उसे पहले ट्रीट करें, उसके अंदर से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव करें. प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सेफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया जाए जिससे कि ये केमिकल्स यूज ही ना करने पड़े. एंड द लास्ट इज सपोर्ट इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स एंड रिड्यूस पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन कम करेंगे, अगर पॉल्यूशन कम करेंगे तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी. इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस हमने करी, तो आइए टास्क देखते हैं. The first is, what are decomposers? What will be the consequence of their absence in an ecosystem? A food chain consists of 3 steps. If 10 joule of energy is there at the first step, how much would be there at the last step? So, that's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye, take care and keep learning.